थैंक यू आदित्य। ठीक है, आप बोले कि सर मैंने दो कॉलम को इंटरचेंज करा था, लेट्स से मैंने इन दोनों को इंटरचेंज करा था, ठीक है, तो एक माइनस साइन बाहर आएगा, माइनस A3B3C3 A2B2C2 ऐसा का ऐसा, और A1B1C1 ऐसा का ऐसा। कितनी भी बार अपन कर सकते हैं, कितनी भी बार अपन कर सकते हैं। जब भी आप कोई दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो हर बार एक माइनस साइन बाहर आता जाएगा। क्यों? डिफरेंस क्या है कि इसकी जो भी वैल्यू आती होगी, इसकी वैल्यू उसकी नेगेटिव वैल्यू आएगी। लेट्स से इसकी वैल्यू क्या आ रही होगी तो इसकी वैल्यू माइनस लग के माइनस की आएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट्स से आप बोले कि पहले मैंने इन दोनों को इंटरचेंज करा, और फिर मैंने बोला कि पहले मैंने दो कॉलम को इंटरचेंज करा, और फिर आपने बोला कि मैंने दो रो को इंटरचेंज करा, फिर आपने बोला कि अब मैंने इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, है ना। पहले मैंने क्या करा था, इसमें इन दोनों को इंटरचेंज करा, इसको उठा के इधर और इसको उठा के इधर, ये तो एक माइनस साइन आ गया। ठीक है, फिर आपने बोला कि अब मैंने इसको उठा के इधर कर दिया और इसको उठा के इधर कर दिया, तो एक माइनस साइन बाहर आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो कितनी भी बार अपन ऐसा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितनी बार आप करेंगे हर बार एक माइनस साइन बाहर आता जाएगा, हर बार एक माइनस साइन बाहर आता जाएगा। दिस इज द मेन पॉइंट। आई बात समझ में? ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी और सेकंड प्रॉपर्टी को क्लियर रखिएगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी में मैंने क्या बोला था कि पूरे रो को कॉलम्स बना देते अपन, उसमें रो को कॉलम बना रहे थे। आइए बात समझ में? फर्स्ट प्रॉपर्टी में, इसमें अपन क्या कर रहे हैं, दो रो या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं। रो को कॉलम से नहीं कर सकते। आप बोले कि सर मैंने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, नहीं, दैट इज रॉन्ग, दैट इज रॉन्ग। रो को रो से इंटरचेंज करेंगे, कॉलम को कॉलम से इंटरचेंज करेंगे। जितनी बार करेंगे हर बार एक माइनस साइन बाहर आता जाएगा। 10 बार करो, 15 बार करो, कोई दिक्कत नहीं है ना। मतलब आप इसको देखना, ये मेरा डिटरमिनेंट है, इसके बाद आप क्या कर रहे हो उसके अकॉर्डिंगली आपको माइनस साइन लगाना है। ठीक है, चलो लिख लो। तो बोर्ड का लिखा है कि लिखे क्या, बोर्ड का लिखें क्या? हाँ मतलब एक दो एग्जांपल लिख लो ना, एक दो एग्जांपल लिख लो, आपको याद रहेगा। जैसे ये लिख लो, ये इक्वल टू ये लिख लो, है ना, ऐसे एक दो एग्जांपल लिख लो तो ठीक है। एक मिनट होल्ड करना बेटा। पहले रो इंटरचेंज करके फिर कॉलम चेंज कर दें तो सही। हाँ बिल्कुल भाई, आप एक स्टेप क्लियर रखो। एक में रो कर दिया, ये करा ही है मैंने, इसीलिए बताया भी। देखो आपको ये दोनों चीजें मैंने करी है। इसमें पहले मैंने कॉलम को करा, मैंने इसीलिए एक एग्जांपल दिया। पहले मैंने इन दोनों कॉलम को करा इंटरचेंज, फिर इसके बाद मैंने दोनों रो को भी कर दिया। कोई दिक्कत भाई, आप देखो जब आप कॉलम को, भाई जब आप इसके बाद कोई प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, आप ऐसे समझो कि जब इसके बाद कोई प्रॉपर्टी लगा रहे हो तो इस डिटरमिनेंट को क्या पता कि ये कहां से आया है, इसको थोड़ी ना पता है कि ये ऊपर से प्रॉपर्टी चेंज करके आया। ये तो मेरे लिए अलग से एक इंडिपेंडेंट डिटरमिनेंट है, उसके अकॉर्डिंग होगा अपने पास, है ना, राइट। मतलब हाँ, एक बार दो बार कर दिया तो प्लस हो गया ना। पहले आप एक बार करा, फिर दो बार करा, तो एक बार प्लस हो गया। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आओ। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलती है? थर्ड प्रॉपर्टी, और अरे थर्ड प्रॉपर्टी तो बहुत इजी है। थर्ड प्रॉपर्टी तो मेरे ख्याल से समझाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है,
कि किसी भी डिटर्मिनेंट में किसी रो या किसी कॉलम में सारे के सारे एलिमेंट्स यदि जीरो आ जाएं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। आई माइट नॉट अटेंड क्लास फॉर अ व्हाइल बिकॉज आई एम आउट ऑफ स्टेशन बिकॉज ऑफ ओके। हाँ ओके दिव्यम, दिव्यम ठीक है। फायर्स वॉइस बीच में साइलेंट हो गई थी सर। हाँ 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 दिव्यांश हाँ, तो मेरे ख्याल से थर्ड वाली प्रॉपर्टी तो सबको क्लियर है कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम में तीन एलिमेंट जीरो आ गए, बाकी से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इसकी वैल्यू क्या हो गई जीरो। ठीक है, किसी भी इसमें जीरो आ गए, बाकी कुछ भी लिख दो डी ई एफ तो भी क्या आएगा जीरो आएगा। ठीक है, एक रो या एक कॉलम में आने चाहिए, डायगोनल से कोई मतलब नहीं है। कोई बच्चे ये भी पूछेंगे कि सर डायगोनल में जीरो आ जाए तो, नहीं डायगोनल से कोई मतलब नहीं है। इनफैक्ट इनफैक्ट हो सकता है कि किसी डिटर्मिनेंट में तीन से ज्यादा जीरो आ जाए लेकिन तब भी उसकी वैल्यू जीरो नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल ए बी सी जीरो 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 जीरो, इसमें छह जीरो है, इसमें छह जीरो है लेकिन फिर भी इसकी वैल्यू जीरो नहीं है। बताओ है क्या जीरो? क्या बोलते हो, है क्या इसकी वैल्यू जीरो? ओके वासु सोनी, हाँ एबीसी, भले इसमें छह जीरो है, बाकी आप प्रॉब्लम क्या हो रही है कि इसमें एक रो या एक कॉलम में जीरो नहीं आ रहे हैं। इसमें देखोगे तो इसमें तीनों जीरो नहीं है, 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 इसमें तीनों जीरो नहीं है। दिस इज द मेन प्रॉब्लम। आई बात समझ में? बताओ क्लियर है यहां तक की प्रॉपर्टी? बढ़ सकते हैं आगे? किसी को कोई डाउट है? नहीं है, बहुत ही बढ़िया बच्चे हैं। ठीक है चलो जी, ठीक है, एक आध एग्जांपल आप लिखते जाना साथ साथ में तो आपको याद रहेगा। ठीक है, हाँ हाँ, वो वैसा गेम जैसा हो गया ना, क्रॉस जीरो जो करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं ना सर। नहीं आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो नहीं बोलेंगे इसको, हाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये वन 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 होता है, ये वन 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 होता है इसको। ठीक है चलो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलती है? If all the element of any row or column are multiplied by the same number, then the determinant is multiplied by that number. Okay. ये एक तरह से आप ऐसे समझना कि ये प्रॉपर्टी जो है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में डिफरेंट भी है, एक तरह से डिफरेंस भी है। सेम प्रॉपर्टी जब मैं मैट्रिक्स में लगाऊंगा तो एक अलग रूल चलता है, और सेम प्रॉपर्टी जब मैं डिटर्मिनेंट में लगाता हूं तो एक अलग रूल चलता है ना? हाँ डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, पर वो डिटर्मिनेंट में अपन टाइप नहीं बोलते बेटा। वैभव और आयुष जैसे आप वो जो टाइप बता रहे हो ना मैट्रिक्स में, अपन डिटर्मिनेंट में ऐसे बोलता नहीं है, आप मैट्रिक्स बनाओगे तो उसको बोल पाओगे। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये बोलती है कि यदि आपके पास कोई भी एक डिटर्मिनेंट है, इसको समझना, देखो यूज कैसे कैसे कर सकते हैं। मेन प्रॉपर्टी तो ठीक है, आपको क्या दोनों चीजें ध्यान रखनी है कि अपन क्या क्या चीज कर सकते हैं और क्या क्या चीज नहीं कर सकते हैं। दोनों चीजें अपने लिए इंपॉर्टेंट है ना? तो ये प्रॉपर्टी ये बोलती है कि यदि आप डिटरमिनेंट को किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वैल्यू जब मैं डिटरमिनेंट के अंदर लेके जाऊंगा तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। किसी एक रो गिवन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और एनी कॉलम। हाँ मतलब इनडायरेक्ट की प्रॉपर्टी का सेंस यही है कि आप डिटरमिनेंट को यदि किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम से आपको उस डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई करना है। कौन सी रो या कौन से कॉलम को करना है ये अपनी चॉइस है, ये अपनी चॉइस है। फॉर एग्जांपल मान लो इसकी वैल्यू डेल्टा है, इसकी वैल्यू डेल्टा है, आपने बोला कि सर मैंने इसको 5 से मल्टीप्लाई करा, 5 डेल्टा 5 इंटू है ना A1 A2 A3 B1 B2 B3
C1 C2 C3। लेट्स से अपन ने इसको 5 से मल्टीप्लाई करा, तो जब अपन ने इसको 5 से मल्टीप्लाई करा तो 5 डिटरमिनेंट की जब मैं अंदर लेके जाऊंगा तो प्रॉपर्टी ये बोलती है कि 5 को मुझे सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई नहीं करना है, किसी एक रो या किसी एक कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, किसी एक रो या किसी एक कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। आप बोलेंगे कौन सी रो से, कौन से कॉलम से? किसी से भी जिससे आपको अच्छा लगे, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती हो, उससे करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं 5 को अंदर लेके जाऊं, मेरी इच्छा हुई तो मैंने फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई कर दिया, 5a1 5a2 5a3, बाकी दोनों को मैंने कुछ भी नहीं छेड़ा है। ठीक है, फिर दिव्यांशु ने शुक्र की इच्छा हुई कि नहीं सर मैंने तो थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई करा था, तो थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई कर दिया, 5a3 5b3 एंड 5c3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, राइट, दिस इज द मेन पॉइंट। ठीक है, रो को भी कर सकते हैं, ये रो को करा हुआ है, ये कॉलम को करा हुआ है, कैसे भी कर सकते हैं। किसी थर्ड प्रॉपर्टी दैट वैल्यू इज 0, हाँ वैल्यू इज 0। ठीक है, ठीक। अब उसमें देखो, जैसे इस प्रॉपर्टी का यूज समझना, दो चीजें समझना इस प्रॉपर्टी में। एक तो जैसे आप जब मल्टीप्लाई कर रहे हो तो अंदर लेके जा रहे हो तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम से मल्टीप्लाई होता है। बिल्कुल ऐसे ही जब आपको कॉमन भी लेना है, when you want to take common, so you can take common by any one row or any one column। ठीक है, जब आपको कॉमन लेना है तो आप कॉमन भी किसी एक रो या किसी एक कॉलम में से कॉमन ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास ऐसा लिखा हुआ है ना, अब आप पॉइंट समझना। देखो, मान लो मेरे पास ऐसा लिखा हुआ 5a1 5a2 5a3 5b1 5b2 5b3 एंड c1 c2 c3 इज इक्वल टू। अब सपोज करो कि यदि मैं कॉमन लूंगा, तो बता सकते हो कि अब बाहर कॉमन में क्या आना चाहिए? अभी भी कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। हाँ, आप समझ में आ रही है बात। भाई देखो मैं क्या बोल रहा हूं, भाई कॉमन भी आपको किसी एक रो या किसी एक कॉलम में से कॉमन लेना है ना। तो मैं 5 इसमें से भी कॉमन ले सकता हूं और 5 इसमें से भी कॉमन ले सकता हूं, तो बाहर आ जाएगा 25, a1 a2 a3 b1 b2 b3 एंड c1 c2 c3। मतलब जरूरी नहीं है, मैं पॉसिबिलिटी बता रहा हूं, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप एक साथ दोनों 5 ही कॉमन लो। आपको जरूरत लग रही है तो आप फर्स्ट रो में से 5 कॉमन ले लो और इस अंदर वाले 5 को आप एज इट इज रहने दो, वो आपकी चॉइस है ना। वो जरूरी नहीं है कि दोनों एक साथ 5 ही कॉमन लेने हैं, है ना। अब आगे और पॉसिबिलिटी देखो, कि आपने यहां से 5 कॉमन ले लिया, बाहर 25 आ गया। अब किसी ने बोला कि फिर मुझे वापस से अंदर लेके जाना है, तो आप चाहो तो फिर 25 को अंदर ले जाके थर्ड रो से मल्टीप्लाई कर दो। मींस दिस इज सेम एज a1 a2 a3 b1 b2 b3 एंड 25 c1 25 c2 25 c3। बताओ बच्चों, आई कि नहीं? अब बात समझ में है? अब बताओ आई कि नहीं समझ में? ठीक है, राइट। तो कुल मिला के पॉइंट यही था कि आप जब भी डिटरमिनेंट को किसी एक वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हो तो उस वैल्यू को किसी एक रो या किसी एक कॉलम में से अंदर ले जा सकते हैं। डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के बाद भी हाँ वो भी कर सकते हो, वो तो कर ही सकते हो, वो तो सिंपल अलजेब्रा हो गया ना आयुष, वो तो सिंपल अलजेब्रा हो गया, उससे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अपन तो ये समझना चाह रहे हैं कि डिटरमिनेंट को सेम रखते हुए बिना कुछ सॉल्व करते हुए अपन क्या क्या चीजें कर सकते हैं। सॉल्व करने के बाद तो जो करना है वो तो कर ही सकते हैं, उसमें तो कोई फाइट ही नहीं है ना। और प्रॉपर्टी देखो, सबसे बड़ी दिक्कत क्या आएगी कि आपको लगेगा प्रॉपर्टी कहां पे कौन सी यूज करना है, ये सब कुछ अपनी चॉइस है। आप इसको ऐसे लिखो, इसको ऐसे लिखो, इसको ऐसे लिखो, मैंने तो ये बता दिया कि तीनों चीजें इक्वल है।
अब आपको इससे इजी लगता है, आपको लग रहा है नहीं सर ये रख के मेरे लिए ज्यादा आसान हो जाएगा, तो इससे कर लेना। आपको लग रहा है नहीं मैं तो सिंपल 25 को बाहर रख के डिटरमिनेट कर लूंगा, उससे कर लेना। क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा वो अपने पास, लेकिन कितनी भी बार अपन ऐसा कर सकते हैं, उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ बिल्कुल, वो क्वेश्चन के बेसिस पे करना। प्रॉपर्टी कोई भी चीज जब अपन पढ़ते हैं, प्रॉपर्टी ये बता देती है कि ये कर सकते हो आप। अब वो करना ना करना आपकी इच्छा है, कौन सा करना है कैसे करना है वो आपकी इच्छा है। ठीक है, बताओ बच्चों आगे बढ़ सकते हैं आप? ये हुआ तो फिर प्रॉपर्टी पे आ जाए क्या आप? फिर प्रॉपर्टी पे आ जाए, ये बात समझ में आ गई तो एग्जांपल लिख लेना, लिख लेना, लिख लेना। स्पेशली ये लास्ट वाली लाइन जरूर लिख लो, लास्ट वाली लाइन लिख लेना, लास्ट वाली लिख लेना। और एक ये वाली लाइन लिख लो, बस 2 लाइन लिख लो, भले ये लिख लो और एक लास्ट वाली पूरी लाइन लिख लो। तो चलिए, फिफ्थ प्रॉपर्टी बोलती है कि इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम आर प्रोपोर्शनल और आइडेंटिकल टू द एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो और कॉलम देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। कि आप कोई से 2 रो या 2 कॉलम के एलिमेंट आइडेंटिकल हो या प्रोपोर्शनल, ठीक है, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू डायरेक्टली 0 होती है, डिटरमिनेंट की वैल्यू डायरेक्टली 0 होती है। फॉर एग्जांपल a1 a2 a3 b1 b2 b3 a1 a2 a3 is equals to 0, a1 a2 a3 a1 a2 a3 b1 b2 b3 is equals to 0, a1 a2 a3 5 a1 5 a2 5 a3 b1 b2 b3 is also equals to 0, like that। 2 रो या 2 कॉलम बिल्कुल आइडेंटिकल हो जाए, आइडेंटिकल मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो जाए। जैसे आप इन दोनों में देखोगे तो a1 a2 a3 a1 a2 a3 2 रो बिल्कुल आइडेंटिकल है, डायरेक्टली 0। इसमें देखोगे आप तो 2 रो बिल्कुल आइडेंटिकल है, तो ये भी क्या हो गया अपने पास 0 हो गया, प्रोपोर्शनल हो जाए। प्रोपोर्शनल का मतलब जैसे मान लो ये लिखा है, तो आप प्रोपोर्शनल कैसे चेक करेंगे? जैसे प्रोपोर्शनल कैसे चेक करेंगे? दिस अपॉन दिस इज 1/5, दिस अपॉन दिस 1/5, दिस अपॉन दिस इज 1/5। मतलब और समझ में भी आ रहा होगा। वो तो बेसिकली क्या हो रहा होगा कि अभी जैसे पहले वाली जो प्रॉपर्टी पड़ी थी एक तरह से, हाँ, तो एक तरह से देखा जाए तो यहाँ से सीधे सीधे 5 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। 1 3 5 1 6 10 नहीं, पर पाटीदार कैसे प्रोपोर्शनल बोलोगे उसको? उसको नहीं बोल सकते अपन प्रोपोर्शनल, जो आपने लिखा है 1 3 5 1 6 10 नहीं बोल सकते, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस सेम आपने जो लिखा है 1/1 1/2 1/3, हाँ ये सही है, अब सही है पर पाटीदार, वो सही है पर, है ना, ठीक है। तो ये तो इनडायरेक्टली हो जाएगा ना, एक तरह से 5 अपन कॉमन ले लेंगे तो डायरेक्टली अपने पास आ जाए। अगर ऊपर 5 मल्टीप्लाई करते तो, अगर ऊपर ऊपर कहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ तब तो बिल्कुल आइडेंटिकल हो जाएगी एक तरह से देखा जाए तो। आई की नहीं बात समझ में? आइडेंटिकल हो जाए और या फिर प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन कभी भी कंफ्यूजन हो ना, प्रोपोर्शन में कोई भी कंफ्यूजन हो तो बस ये चेक करना आप, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस सेम आना चाहिए, उसको बोल सकते हैं, है ना। अच्छा इसको बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? मान लो ऐसा हो तो बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? इसमें बड़ा कंफ्यूजन था क्योंकि बच्चों को, मैंने जो पहले वाले बच्चों को पढ़ाया था उनको इसमें बड़ा कंफ्यूजन हो रहा था। क्या बोलते हो इसको? इक्वल टू 0 को इसमें ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी कि नहीं बोलेगी? लगेगी इस वाले में।
नहीं लगेगी? लग जाएगी ना? अरे यूं समझो ना, अभी आपको कंफ्यूजन क्या हो रहा होगा कि ये 1/5 आ गया, ये भी 1/5 आ गया, ये 0/0 एग्जैक्टली। अब मैं आपको दूसरे तरीके से समझाऊं तो मैं आपसे बोलता हूं कि इसमें से 5 कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है? मैं आपसे बोलूं कि इसमें से मैंने 5 कॉमन ले लिया, 5 कॉमन ले सकते हो ना, 0 में से 5 कॉमन लेने में तो कोई बुराई नहीं है ना। तो 5 कॉमन यदि मैं ले लूंगा तो उसके बाद आपको क्या दिक्कत है बताओ तो मेरे को? A1 A2 0, A1 A2 0, B1 B2 B3। अब बोलो तो, अब तो ये बोल सकते हैं ना कि दोनों सेम हो गए, ठीक है? अब तो दोनों सेम हो गए, इक्वल टू 0 आ जाएगा एग्जैक्टली, ये ठीक है। वो एक्चुअली क्या हो रहा है ना, वो जो मैं प्रोपोर्शनल बोल रहा हूं ना, तो प्रोपोर्शनल बोलने का मतलब क्या है कि प्रोपोर्शनल बोलने का मतलब इनडायरेक्टली वो आइडेंटिकल ही होगा, घूम फिर के क्या होगा कि वो आइडेंटिकल ही हो जाएगा ना एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है? इसलिए उसको अपन क्या है कि 0, यदि 0 0 भी आ रहा है ना तो भाई यूं समझ लो 0 को तो आप किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसलिए ऐसे वाले केस में अपने को क्या बोल देना है, 0 बोल देना है। अरे प्रोपोर्शनलिटी अपन ने केवल चेक करने की बात करी है, आंचल वो 0/0 जो है वो चेक करने के लिए बोला, क्वेश्चन प्रॉपर्टी नहीं बोलती कि आप 0/0 चेक करो, वो तो अपन ने बना दिया अपनी लैंग्वेज के लिए, बना दिया कि हाँ भाई ऐसा आ जाए ना तो भी इनडायरेक्टली वो सेम ही हो जाएगा। कुल मिला के प्रॉपर्टी तो यही वाली चीज है, प्रॉपर्टी तो यही बोलती है कि एग्जैक्टली 2 रो या 2 कॉलम के एलिमेंट जो है आइडेंटिकल होने चाहिए। अब प्रोपोर्शनलिटी अपन ने ऐड कर दिया क्योंकि मुझे पता है कि यदि वो 2 रो या 2 कॉलम के एलिमेंट प्रोपोर्शनल में होंगे तो अल्टीमेटली मैं एक रो या एक कॉलम में से कुछ कॉमन लेके वो सेम बना सकता हूं, ठीक है? वो सेम बना सकता हूं ऐसा। तो फॉर एग्जांपल यहां से मैंने 5 कॉमन लेके इन दोनों को सेम बना दिया, ऐसा अपने पास हो रहा है, ठीक है? हाँ, करस्पॉन्डिंग टर्म शुड बी सेम, करस्पॉन्डिंग टर्म शुड बी सेम, ठीक है? आ गई कि नहीं बात समझ में? बताओ आ गई कि नहीं बात समझ में? ठीक है, चलो, ओके 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 ओके। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आते हैं अब अपन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये बोल रही है कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी बोल रही है कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम इज एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ two or more terms, then the determinant can be expressed as the sum of two or more determinant. If each element of any row or column is expressed as a sum of two or more terms, then the determinant can be expressed as the sum of two or more determinant. ये थोड़ा सा आप समझने वाली है, ठीक है? ये प्रॉपर्टी ये बोल रही है कि किसी भी डिटर्मिनेंट में कोई रो या कॉलम के एलिमेंट दो रो दो एलिमेंट के सम की फॉर्म में लिखे हुए हो। व्हाट इट मींस लाइक दैट, a1 प्लस b1, a2 प्लस b2, a3 प्लस b, ऐसा लिखा हो, b1 b2 b3, c1 c2 c3, ऐसा लिखा हो। तो आप इस डिटर्मिनेंट को इस रो के करस्पॉन्डिंगली दो डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर सकते हैं, लाइक दैट, a1 a2 a3, b1 b2 b3, c1 c2 c3 प्लस b1 d2 b3, b1 b2 b3 एंड c1 c2 c3, ऐसा कर सकते हैं,
ये, ठीक है। मतलब दो डिटरमिनेंट में ब्रेक कर सकते हैं, ये दोनों रो या ये दोनों कॉलम जो भी होगा वो सेम रहेगा। 3 में हो तो 3 में भी कर सकते हैं आप बोलो कि सर 3 में कर सकते हैं क्या? A1 D1 E1, A2 D2 E2, A3 D3 E3 ऐसा आ जाए, यहाँ पे B1 B2 B3 आ जाए और यहाँ पे C1 C2 C3 आ जाए। इसको 3 में ब्रेक कर लेंगे, ठीक है, इसको 3 में ब्रेक कर लेंगे। पहले में A1 A2 A3 लिख लेगा, प्लस दूसरे में D1 D2 D3 लिख लेंगे, और तीसरे में E1 E2 और E3 लिख लेंगे, ठीक है। B1 B2 B3 और C1 C2 C3, B1 B2 B3, C1 C2 C3, B1 B2 B3 और C1 C2 C3, ऐसा हम कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इस प्रॉपर्टी को लगा, एक मिनट पहले ना, पहले मेरे पूरा पॉइंट सुन लो, उसके बाद एक मिनट पहले पूरा पॉइंट सुन लो, उसके बाद आप क्वेश्चन करना तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, राइट। बीच में माइनस हो, मान लो यहाँ पे A1 माइनस B1, A2 माइनस B2, A2 माइनस B3, तो आप भी यहाँ पे माइनस लगा देना, या माइनस को D1 D2 D3 के साथ ले सकते हो, ठीक है। मान लो बीच में माइनस है तो आपके पास दो चॉइस है, या तो यहाँ पे माइनस लगा देना, और या प्लस लेके माइनस यहां पे आप लगा सकते हो। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा जो बड़ा पॉइंट है इसमें कि सर मान लो कि दो रो या दो कॉलम में ऐसा लिखा हुआ हो तो कैसे ब्रेक करेंगे अपन? फॉर एग्जांपल A1 प्लस D1 A2 प्लस D2 A3 प्लस D3, B1 plus E1 B2 plus E2 B3 plus E3 and C1 C2 C3, या मान लो कि C1 C2 C3 में भी ऐसा होता है ना, तो प्रॉपर्टी ये बोलती है कि आपको एट अ टाइम एक रो या एक कॉलम को ही पकड़ के चलना है, ठीक है। उस समय आप बाकी रो या बाकी कॉलम को नहीं देख सकते। एट अ टाइम एक रो एक कॉलम को पकड़ना है, फिर बाद में आपको लग रहा है यार इसमें भी तो ये चीज हो जाती, तो बाद में फर्दर आप लगा सकते हो, दैट इज योर चॉइस। फॉर एग्जांपल मान लो मुझे इसमें ये प्रॉपर्टी लगानी होती, तो सबसे पहले मैं फर्स्ट रो या सेकंड रो को चूज करता। लेट्स से मान लो मैंने फर्स्ट रो को चूज करा है, अब फर्स्ट रो को जब मैंने चूज करा है तो उस समय मैं सेकंड रो और थर्ड रो को नहीं छेड़ूंगा बिल्कुल भी, ठीक है ना, भले ही उसमें भी प्रॉपर्टी लग रही है, ठीक है। तो इसलिए मैंने लगाया, मान लो A1 A2 A3 यहां पे लगा दिया, प्लस D1 D2 D3 यहां पे लगा दिया। अब जब इसमें मैंने प्रॉपर्टी लगाई है ना, तो इस समय वी कैन नॉट ब्रेक दिस वन, यू हैव टू राइट दिस वन, B1 प्लस E1 B2 प्लस E2 B3 प्लस E3 and C1 C2 C3 लाइक। अब फर्दर आप बोले कि सर अब इसमें भी तो लग सकती है ना, बिल्कुल लग सकती है। इसके दो डिटरमिनेंट होंगे, तो B1 B2 B3 एक में आएगा और एक में E1 E2 E3 आएगा, और बिल्कुल ऐसे ही दो डिटरमिनेंट इसके हो जाएंगे, तो कुल मिला के आपके पास 1 2 3 और 4 डिटरमिनेंट हो जाए, ऐसा अपन कर सकते हैं, ठीक है। A1 A2 A3 आएगा, सॉरी A1 A2, ठीक है। अब इसमें एक चॉइस और है, और सुनो, ठीक है। आप बोलो कि सर ये A3 प्लस D3 आपने लिखा है, इस A3 प्लस D3 की जगह ये तो आपने लिखा है, मान लो मैंने D3 प्लस A3 लिखा होता तो ठीक है, मैं D3 यहां पे लिख देता और यहां पे A3 लिख देता। भाई D3 और A3 तो नंबर ही है ना, ठीक है। हाँ, वो तो अपनी इच्छा है, तो वो आपकी चॉइस है, आप इसको D3 लिख देते, इसको A3 लिख देते, ठीक है। हाँ, क्या डाउट है पर पाटीदार कि 1/1 में ऐसा हो तो क्या करेंगे? 1/1 का मतलब मैं नहीं समझा।
1/1 में ऐसा हो तो क्या करेंगे? 1/1 में आप ऐसा बोल रहे हो क्या? A1 प्लस B1 का आप बोल रहे हो, ऐसा कुछ बोल रहे हो 1/1 में? तो A1 प्लस B1 में करोगे तो प्रॉपर्टी लगानी है तो लगाओ, लेकिन क्यों लगाऊंगा मैं प्रॉपर्टी? ठीक है ना, एक रो एक कॉलम में प्रॉपर्टी लगा सकते हो लगाने में, बाकी मैं क्यों लगाऊंगा? जब भाई प्रॉपर्टी अपन क्यों लगाते हैं? डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए, उसको सिंप्लीफाइड करने के लिए। पर अब 1/1 आप प्रॉपर्टी लगा के करो तो कर लो। भाई इसमें मान लो ये प्रॉपर्टी लगाओगे तो कैसे लगाओगे? भाई ये एक रो है, आपको ये ब्रेक करना पड़ेगा, दिस। तो A1 प्लस B1 वो डायरेक्ट भी आ जाएगा, वैसे वो डायरेक्ट भी आ जाएगा। अपने हिसाब से कर सकते हैं शफल, हाँ वो शफल अपने हिसाब से कर सकते हो, शफल आप अपने हिसाब से कर सकते हो, शफल अपने हिसाब से कर। ठीक है, लास्ट वाले एग्जांपल में फर्स्ट रो की जगह फर्स्ट कॉलम चूज करते तो फर्स्ट रो की जगह फर्स्ट कॉलम चूज करते तो फिर आपको यहाँ पे C1 प्लस 0 लिखना पड़ता, फिर यहाँ पे आपको C1 प्लस 0 मानना पड़ता है, A1 प्लस B1 प्लस C1 आता एक में और एक में ये आता, फिर ऐसे अपन कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 0 मान के आप वो भी कर सकते हो, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अपन प्रॉपर्टी तब लगाएंगे जब उससे अपना डिटरमिनेंट सिंप्लीफाइड हो जाए, अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, वो प्रॉपर्टी नहीं लगानी है मेरे को, है ना। ठीक है, चलो वैल्यू तो 15 दी होगी ना, उसे 10 प्लस 5 लिखने ब्रेक हमें करना पड़ेगा, हाँ एग्जैक्टली। और वही पॉइंट मैं समझा रहा हूँ ध्यान, कि यदि मेरे को वैल्यू 15 दी होगी तो 15 को मैं 10 प्लस 5 करके ये सब नहीं करूंगा, मैं 15 को डायरेक्टली सॉल्व करूंगा। बहुत सी बार ऐसा होता है, अभी आप क्वेश्चन करेंगे ना तब समझ में आएगा वो एग्जैक्टली। अभी आपको लग रहा होगा कि 15 को 10 प्लस 5 लिखने का फायदा क्या है। हाँ 15 को 10 प्लस 5, राइट, वो 15 को लिखेंगे भी नहीं अपन, वो तो जब अपने को एक्चुअली ऐसे फॉर्म में देंगे ना तब अपन ये सारी प्रॉपर्टीज लगाते हैं, इसलिए, है ना। मेन प्रॉपर्टी का सेंस समझ में आ गया ना, कि भाई प्रॉपर्टी कैसे लगानी है, कब लगानी है, वो थोड़ा सा क्वेश्चन जब करोगे तब समझ में आएगा। बस आपको ये समझना है, अभी ये समझना है कि कैसे लगानी है, क्या चीज कर सकते हैं और क्या चीज नहीं कर सकते हैं, दैट ओनली यू हैव टू अर्न। ये कॉलम नहीं लगता, ये कॉलम पे नहीं लगती, क्या लगेगी ना, कॉलम पे भी लग जाएगी ना। जितनी जगह मैं रो लिखा हूँ, प्रॉपर्टी में क्या लिखा है, प्रॉपर्टी पढ़ो तो, प्रॉपर्टी पढ़ो तो कॉपी में क्या लिखाई है, हर जगह रो और कॉलम लिखा हुआ है ना, हर जगह रो और कॉलम लिखा हुआ है, देखो आप हर प्रॉपर्टी में रो और कॉलम, रो और कॉलम लिखा हुआ है ना। बस एग्जांपल में रो लिख दिया है, क्या होगा, कॉलम का भी लिख दूंगा। फर्स्ट रो में क्या करा, जहां पे C+0 है, कोई बच्चा बोल रहा था, कोई बच्चा बोल रहा था उसको ये अच्छा नहीं लगा ऐसा लिखना, वो बोल रहा कि नहीं मैं तो इस वाले पे प्रॉपर्टी लगाना चाह रहा था। तो मैंने बोला कि इस वाले पे प्रॉपर्टी लगानी हो ना, तो अब आपको प्रॉपर्टी लगाओगे तो दो एलिमेंट का सम तो चाहिए होगा ना। तो जैसे एक में A1 B1, तो वो C1 की जगह मैंने बोला तो आप क्या करना, C1 प्लस 0 मान लेना। तो एक वाले डिटरमिनेंट में A1 B1 C1 लिख देना, दूसरे वाले में B1 B1 और 0 लिख देना, ऐसा मैंने बोला था। आ गई कि नहीं बात समझ में? बताओ अभी भी कोई डाउट बचा है किसी का, कि बड़े आगे नहीं है? बहुत बढ़िया, चलिए जी, चलिए जी, है ना, लिख लेना इसको थोड़ा सा, लिख तो लिया ना, ये एक एग्जांपल लिख लो, बाकी तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ नोट तो कर ही लेना, नोट कर लेना, वहां प्रॉपर्टी नंबर डाल के नोट करते जाना, ये इस प्रॉपर्टी का एग्जांपल है, ये इस वाली, लास्ट वाला मत लिखो भले, लास्ट वाला लिखने की जरूरत नहीं, वो समझ में आ गया ना, वो समझ में आ जाता तो हो जाता, वो ऐसे इजीली याद रह जाती है, प्रॉपर्टीज बहुत कॉम्प्लिकेटेड है नहीं वो, एक आध बार अपन क्वेश्चन में लगाते तो वो समझ में आ ही जाती है प्रॉपर्टी, उसमें बहुत ज्यादा कुछ है। ठीक है, बुक खत्म हो गई, अब बुक खत्म हो गई तो दूसरी ले लो यार, ऐसा क्या करते हो, बहुत सारी बुक है मेरे पास है, चाहिए तो बताना। नहीं ये रहने दो, रो वाइज कोई भी एक लिख लो, बस एक एग्जांपल लिख लो बहुत है, जैसे फर्स्ट वाला लिख लिया हो ना आपने, बहुत है, मतलब वो और किसी की जरूरत नहीं है।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रो कॉलम ऑपरेशंस, रो या कॉलम ऑपरेशंस। ठीक है, ये है सबसे ज्यादा मतलब मेन प्रॉपर्टी तो ये है, एक तरह से देखोगे ना आप तो बाकी तो सब ऐसे ही है, मतलब मेन तो ये है एक्चुअली ऑपरेशंस। ठीक है, राइट, तो मेन तो ये है। ठीक है विजय गुशु, राइट। मैथ्स में विजय गुशु वैसा कम ही रहता है वो, इसीलिए मैंने पहले देख दिया था। देखो ऑपरेशंस में क्या करते हैं अपन कि ऑपरेशन क्या होता है कि ऑपरेशन में क्या होता है कि आप पहली चीज रो ऑपरेशन लगा सकते हो और कॉलम ऑपरेशन लगा सकते हो, रो में भी लगा सकते हो कॉलम में भी लगा सकते हो। ठीक है, कैसे लगाते हैं मैं आपको एक दो एग्जांपल बताता हूं, आप समझना, और बड़ा यूजफुल और बड़ा इंटरेस्टिंग है। मतलब आपको लगेगा कि अरे यार ऐसे तो अपन कुछ भी कर सकते हैं, मतलब बड़ा यूजफुल भी है और बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, कैसे कि अच्छा, एक तो पहले ये कि आपको नेमिंग करनी है, पहली चीज तो आपको नेमिंग कर देनी है। नेमिंग मतलब ये C1, ये C2, ये C3, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। इसको ना D1 लिख देता हूं मैं, नहीं तो आप वो C1 C2 C3 से कंफ्यूज होते रहेंगे। इसको D1 D2 D3 लिख देता हूं। ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है ना, और ये आपका रो 1 है, ये रो 2 है, और ये रो 3। ऐसा कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, रो 1 रो 2 रो 3। ठीक है, राइट। अच्छा उल्टा लिख दिया, ओ ओ सॉरी 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 सॉरी, मैंने उल्टा लिख दिया ना, उल्टा लिख दिया। अरे यार गर्मी में ऐसा हो जाता है, एकदम कुछ भी लिखने में आ जाता है, कुछ भी बोलने में आ जाता है ना। ये C1 C2 C3 है और ये R1 R2 R3। ठीक है, हाँ। अब ये प्रॉपर्टी ये बोलती है कि आप किसी भी रो में किसी दूसरी रो के एलिमेंट को डायरेक्टली ऐड कर सकता है या सब्ट्रैक्ट कर सकता है। किसी भी रो में किसी दूसरी रो के एलिमेंट को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, करस्पॉन्डिंग मतलब ये एलिमेंट में ये वाला, ये में ये वाला, जो भी काम होता है ना, बोल रहा हूं इस रो में ये रो, मतलब वो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का आप डायरेक्टली उसमें ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, किसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करके फिर ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं मैंने R1 को, अच्छा आप जो भी करेंगे यू हैव टू राइट, आपको बताना पड़ेगा आपने क्या करा है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये लिखा ना स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट लिखा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मैंने R1 को लिख दिया है R1 प्लस R2, R1 को R1 प्लस R2 लिख दिया है ना, मतलब इस R1 पे मैंने लगा दिया R1 प्लस R2। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, और प्रॉपर्टी ये बोलती है कि इससे डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, ये वैल्यू। और अब जो मैं लिखने वाला हूं, बताओ R1 प्लस R2 का मतलब क्या हुआ। R1 की जगह ये प्रॉपर्टी, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि मैं R1 की जगह पे R1 प्लस R2 लिखूंगा,
R1 की जगह पे R1 प्लस R2 लिखूंगा, मतलब A1 प्लस B1, A2 प्लस B2, A3 प्लस B3, और ये B1 B2 B3 ऐसा का ऐसा, और ये D1 D2 D3 भी ऐसा का ऐसा आ जाएगा अपने पास। और प्रॉपर्टी ये बोलती है कि इससे डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, रो को रो से कर सकते हैं, कॉलम को कॉलम से कर सकते हैं, ऐसा। ठीक है, आई कि नहीं बात समझ में? क्या क्या और चीज कर सकता हूं? अच्छा, आप यदि समझो ना तो आपको ओरली समझ में आ जाएगा कि इससे वैल्यू चेंज क्यों नहीं हो रही। ये समझ में आ रहा है इसमें वैल्यू चेंज क्यों नहीं हुई? कौन सी प्रॉपर्टी लगा के? आपको दिख रहा है इसमें वैल्यू चेंज क्यों नहीं होगी? ठीक है, वो ब्रेक करने वाली प्रॉपर्टी लगाओगे ना, ब्रेक करने वाली प्रॉपर्टी, हाँ, तो ब्रेक करोगे ना इसको, तो देखो एक डिटरमिनेंट क्या बनेगा, A1 B1 D1, A2 B2 D2, A3 B3 D3 बनेगा, है ना। और दूसरा डिटरमिनेंट क्या बनेगा, B1 B1 D1, B2 B2 D2, D3 B3 D3, तो दो रो उसमें सेम हो जाएगी, तो दैट्स व्हाई उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसलिए ऐसा अपन कर सकते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, अब देखो और क्या क्या चीजें इसमें अपन कर सकते हैं, और क्या क्या चीजें कर सकते हैं। ठीक है, देखो मैं लिखता हूं, इसको लिख लो, आप इसको पहले लिख लो, तो मैं इसी में आगे पढ़ता हूं। मैं फिर ऊपर वाला शायद विजिबल हो या नहीं हो, नीचे में लिखता रहूंगा। इसको लिख लो तो एक बार, मेरा वाला लिख लिया। देखो और क्या क्या कर सकते हैं, मैं R2 को जैसे मैंने, हाँ, बोथ डेल्टा आर इक्वेशन, बोथ डेल्टा आर इक्वल, हाँ दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है, यही मैं बता रहा हूं। जितनी भी चीजें मैं कर रहा हूं सब इक्वल है, डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, ऊपर वाला भी ठीक है, चलने देते हैं। अब ये तो एक हुआ डायरेक्टली कर सकते हो, आप किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो। जैसे मैंने डायरेक्टली ऐड करा था ना इसको, मैंने डायरेक्टली इसको ऐड करा था, आप इसको किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करके भी ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं लिख दूं R1 प्लस 5R2, ऐसा, तब भी डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तब भी डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। A1 प्लस 5B1, तो ये कैसे लिखेंगे, अब अपन इसको कैसे लिखेंगे, इसको कैसे लिख देंगे, A1 प्लस 5B1, A2 प्लस 5B2, A3 प्लस 5B3, इस कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। आई बात समझ में? ठीक है, राइट। और C1 में लगाता हूं, C1 में लगाता हूं, और C1 को मैंने लिख दिया C1 प्लस C2 प्लस C3, C1 को C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, आवाज है तक? ठीक है, अच्छा, कभी कभी अभी आ रही है क्या आवाज? अब सही हुई क्या आवाज? ठीक है, ठीक है, चलो, ओके ओके ओके। तो मुझे लगता है तो मैसेज वैसेज आ गया था, तो मैसेज के कारण हो सकता है फॉल्स। चलो, तो C1 को C1 प्लस C2 प्लस C3 लिख सकते हैं। मतलब क्या लिखोगे बताओ, C1 को C1 प्लस C2 प्लस C3 लिखेंगे, तो बताओ क्या लिखेंगे, A1 प्लस A2 प्लस A3, B1 प्लस B2 प्लस B3, C1 प्लस C2 प्लस C3, और ये ऐसा का ऐसा हो गया A2 B2 D2, A3 B3 D3 हो गया। ऐसा भी कर सकता है, इससे भी डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं
पड़ता है। D1 D2 D3 आएगा, सॉरी D1 प्लस D2 प्लस D3, इससे भी डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप कितनी भी बार लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आपने ये कर दिया, इसके बाद फिर कुछ और लगाना है वो लगाओ, ये कर दिया इसके बाद कुछ और लगाना है वो भी आप लगा सकते हो। कितनी भी बार लगाओ आप कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये भी डेल्टा है, ये भी डेल्टा है, ये भी डेल्टा है। ठीक है, बस एक चीज ध्यान रखना कि कोई भी ऑपरेशन जब आप लगाओ तो साथ में लिख जरूर देना कि क्या लगाया है, ये यहाँ ये सब। ठीक है, अब मैं दूसरी चीज बताता हूं कि क्या क्या चीज नहीं करनी है, क्या क्या चीज गलत है इसमें। ये दोनों लिख लेना, भले ये दोनों लिखना हो तो लिख लेना आप। आप बोले हैं कि सर मैंने R1 को लिख दिया R1 प्लस 5, दिस इज रॉन्ग ऑपरेशन, दिस इज रॉन्ग ऑपरेशन। आप बोले कि सर मैंने R1 को लिख दिया 3R1 प्लस R2, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग ऑपरेशन, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग ऑपरेशन। ठीक है, हाँ वही तो बात है ना, पर वही तो मैं बोल रहा हूं कि बहुत सारे मैनिपुलेशन हो रहा है। नहीं, मेंशन तो करना पड़ेगा ना विधान, जैसे स्पेशली क्या बोर्ड वगैरह में, एक्चुअली बोर्ड में ये क्वेश्चन बहुत आते हैं इस टाइप के, तो बोर्ड वगैरह में तो मेंशन करो। और क्या होता है बहुत सी बार इवन आपन ने भी करा है, दोबारा आप देखो तो आपको याद नहीं रहे, पता लगा कि आपन ने क्या करा था मुझे ही नहीं याद है, तो कम से कम वो लिख तो दो। बहुत सी बार जैसे मैं देखता हूँ बच्चे ने मेरे को सॉल्यूशन भेजा, ठीक है, क्लास अटक रही है ना, ये ऐसा नहीं लिखना है। R1 प्लस R2 ये गलत है, R1 प्लस R2, ठीक है, ये गलत है अपने पास, राइट। क्योंकि ये क्यों गलत है, देखो फर्स्ट वाले में, चलो हो गया, लाइट आ गई है। हाँ, तो मैं ये वाला पॉइंट बता रहा था कि ये जैसे है और ये जो है ना, ये नहीं कर सकते आप, ये दोनों गलत है। ठीक है, मतलब मैं जैसे डायरेक्टली किसी रो में डायरेक्टली कुछ ऐड नहीं कर सकते, ठीक है, डायरेक्टली कुछ ऐड नहीं कर सकते। जैसे मान लो ये लिखना होता ना, ये रॉन्ग स्टेप है, A1 प्लस 5, A2 प्लस 5, A3 प्लस 5, B1 B2 B3 एंड C1 C2 C2, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, रॉन्ग मतलब कि इसकी वैल्यू के इक्वल नहीं हो। रॉन्ग का मतलब यह है कि इसकी जो वैल्यू है वो इसकी वैल्यू के इक्वल नहीं होगी, इसकी वैल्यू कुछ और हो जाएगी, बेसिकली ये प्रॉब्लम है। ठीक है, दिस इज द मेन प्रॉब्लम। ऐसे ही आप इस वाली स्टेप को समझें, ठीक है, R3 R2 कर सकते हैं, हाँ वो तो कर ही सकते हैं ईशान वो तो अभी अपने करा ही था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक ये वाली स्टेप देखो, ये वाली स्टेप भी रॉन्ग है, R1 को 3R1 प्लस R2 लिखना भी गलत है। क्यों, देखो आपको यदि मल्टीप्लाई करना है ना, तो आप किसी दूसरे रो को मल्टीप्लाई करके फिर उसमें ऐड करो, डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। R1 लिखने का मतलब क्या हुआ, इसको लिखने का मतलब ऐसा हुआ 3A1 प्लस B1
3a2 plus b2 and 3a3 plus b3, b1 b2 b3 and c1 c2 c3. This is wrong. ठीक है, ये गलत है, राइट, ये गलत है, ठीक है। गलत इन द, हाँ 3 टाइम्स हो जाएगा, गलत इन द सेंस कि वो 3 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है ना, वो 3 टाइम्स हो जाएगा अपने पास, ठीक है। स्क्रीन क्लियर नहीं है क्या? कुछ बच्चे बोल रहे हैं स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही है, वीडियो ब्लर है, हो गई है नाउ? ओके, बीच में ब्लड थी, कभी कभी हो रहा है, अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक, कुछ मोमेंट तो हो जाता होगा यार, इसमें होना है ना। तो ये वाली स्टेप नहीं कर सकते अपन, ये वाली स्टेप नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या हुआ एक तरह से, मतलब पॉइंट समझ में आ गया आपको मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, कि आपको क्या करना है कि किसी एक रो को पकड़ना है, 2 रो को पकड़ना है, एक रो को फिक्स रख के दूसरी रो को यूज करके, फिर उसमें कुछ कुछ करना है, और जिस रो को आप पकड़ रखा है उसको कुछ नहीं करना है आपको, दूसरी रो को आप मल्टीप्लाई करके माइनस करो, तीसरी को मल्टीप्लाई करके प्लस करो, तीनों में मैं ऐसा कर सकता हूं इस टाइप से, जैसे मैं कुछ ऑपरेशन और लिखता हूं, है ना, तो ये चीज कर सकता है, और कुछ लिखता हूं मैं कि वो चीज नहीं करना है आपको। अब मैं दोनों चीजों की ऑपरेशन लिख देता हूं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मैं R1 को R1 माइनस 3R2 प्लस 5R3 लिख सकता हूं, ठीक है। R2 को लिखना हो R2 माइनस R1 लिख सकते हैं, ठीक है। C2 को C2 प्लस 5C3 लिख सकते हैं, C2 को C2 माइनस 1/2 C1, ये सब लिख सकते हो। इन सारे ऑपरेशन से डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। दीज विच आर डू वी हैव टू नोट्स, नहीं लिखने की जरूरत नहीं है, उज्जवल लिखो मत, बस समझ लो उसको, उज्जवल लिखो मत, बस समझ लो उसको, ठीक है। ये सारी चीजें आप कर सकते हैं, इससे डिटरमिनेंट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इससे डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज, ऐसा कुछ भी काम नहीं करना है, R1 को मैंने बोला 3R1 लिख दिया, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। R2 को आपने लिख दिया लेट्स से R2 माइनस 3, दिस इज आल्सो द रॉन्ग स्टेटमेंट। ये सब चीजें अपने को नहीं करनी है। आ गई बात समझ में? रो कॉलम में ऑपरेशन कर रहे थे, उस कुछ के छेड़छाड़ नहीं करना है, हाँ एग्जैक्टली, मतलब जिस रो में आपने रेफरेंस लिया है ना, उस रो को नहीं करना है आपको, उसके बाद, ठीक है। व्हाई आर दे करेक्ट, वही प्रॉपर्टीज है, आप ब्रेक कर लेना, है ना। आप जिस रो में आपने ऐसा करा है उसको आप ब्रेक कर लो उस रो के अगेंस्ट में, तो बाकी सारे डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, और आपके पास कुल मिला के फर्स्ट वाला डिटरमिनेंट ही बचेगा, ऐसा, ठीक है। टॉप लेफ्ट पार्ट ये वाला ना, हाँ इसी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। R1 में 3 मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, वो 3 मल्टीप्लाई करोगे, देखो ओम मैं क्या बोल रहा हूं कि मल्टीप्लाई तो कर सकते हो, पर उससे डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी, उससे 3 टाइम्स, एग्जैक्टली वो 3 टाइम्स हो जाएगा, और ये सारी प्रॉपर्टी लगाने से डिटरमिनेंट की वैल्यू पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। गलत इन द सेंस, गलत ये है, ये तो क्या गलती है, ये फिर भी आप कर सकते हो। आप बोलोगे कि सर अभी तो आपने बताया था ये, हाँ वो ये तो सेंस ही नहीं है, मतलब ये तो मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं बनेगा, मतलब वैल्यू निकलेगी नहीं एक तरह से, ये फिर भी ये है कि डिटरमिनेंट की वैल्यू 3 टाइम्स हो जाएगी, है ना। और इन सब में ये है कि डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे क्या होता है, आप मैं बताऊं सबसे अच्छा एग्जांपल इसका क्या है, कि बहुत सी बार क्या होता है कि जैसे अपने को बहुत बड़े बड़े नंबर आ गए 200 300, तो अपन उसको सॉल्व करने के लिए ऐसा काम कर लेते हैं, वहां पे इसका यूज करना है, ठीक है। अभी मैं एक दो एग्जांपल आप कर लो उसको, थोड़ा सा एक दो एग्जांपल और मैं कर लूं, तो आपको एक्चुअल पॉइंट समझ में आएगा उसका कि यूज कैसे करना है उसको। किसी ने बहुत बड़ा मैसेज लिखा है, सर जैसे मैं किसी
नंबर को मल्टीप्लाई करता हूं, एग्जाम्पल 2, तो बराबर 5.2 बाय 5 बराबर 10 बाय 5 कर सकते हैं। अगर मैं डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे नंबर से, तो क्या करेंगे? नहीं नहीं, एक मिनट, अभी एक दो एग्जांपल कर लो आयुष, अभी थोड़ा सा रुक जाओ, एक दो एग्जांपल में मैं इसकी एप्लीकेशन बता दूं, है ना। आप मुझे लगा दो चीजों को मिक्स कर दो। जब डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई करना होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे अपन, वो एक अलग बात हो गई, वो एक अलग बात हो गई। यहां पे मैं कुछ और चीज कर रहा हूं एक तरह से, ठीक है। रो में ऑपरेशन कर रहे हो उसको माइनस भी नहीं करना है, हाँ नहीं माइनस भी नहीं करना है, ये ऐसा वाला पूछ रहे हो तो नहीं करना है, ऐसा वाला नहीं करना है, ऐसा वाला कर सकते हो। एक रो में से दूसरे रो को अपन ने माइनस कर दिया, वो अपन कर सकते हैं, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हो कि एक स्टेप मैंने रो में लगा दी, आप ऐसा भी कर सकते हो कि एक स्टेप मैंने रो की लगा दी और फिर अगले मैंने कॉलम ऑपरेशन कर दिया, दैट इज एक्सेप्टेबल, ठीक है। एक ऑपरेशन जैसे मान लो मैंने ये स्टेप करी, फिर ये करी, फिर ये कर दी, वो चलेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है अपने पास, ठीक है। क्योंकि होता क्या है ना, देखो जब आप एक ऑपरेशन लगा रहे हो तो उससे पहले वो जो डिटरमिनेंट है, वो डिटरमिनेंट कितने ऑपरेशन लग के आया उसको क्या मतलब है, उससे कहीं से भी आया उसके लिए तो वो एक इंडिपेंडेंट डिटरमिनेंट है, उसके बाद आप कुछ भी लगाओ, ठीक है। अगर कि नहीं बात समझ में, मैं बताऊं एक एग्जांपल में बताता हूं, इसका बड़ा स्टैंडर्ड एग्जांपल है जिसकी वैल्यू आपको याद भी रखनी है ना, तो आपको वो चीजें और क्लियर हो जाएगी अपने पास। जैसे मैं एक सॉल्व करके बताता हूं आपको तो ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। 18 90 नहीं 40 सॉरी 40 89 40 89 198 89 198 एंड 44 इज इक्वल, ठीक है। ये सपोज करो कि इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, 18 40 89 40 89 198 89 198 440, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी। अब मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व करूंगा तो बहुत ही बड़ा जाएगा, नहीं दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस। अब यहाँ पे देखो मैं क्या क्या प्रॉपर्टीज लगा सकता हूँ, क्या क्या ऑपरेशंस लगा सकता हूँ, है ना। देखो कभी भी अब कुछ पॉइंट समझना, जब भी अपन किसी डिटरमिनेंट में प्रॉपर्टी लगाने के लिए ट्राई करते हैं तो अपना सबसे पहला टारगेट, अपन दो टारगेट पे काम करते हैं, अपन दो टारगेट को सोच के प्रॉपर्टी लगाते हैं, ठीक है। पहला टारगेट अपना रहता है कि मैक्सिमम जीरो बन जाए, जितने एलिमेंट्स प्रॉपर्टी लगा के आपको लग रहा है यार ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद ये जीरो बन जाए, तो पहला टारगेट अपना जीरो बनाना रहता है कि हाँ भाई अपन जीरो बनाए, मैक्सिमम जीरो कहीं पे भी बने, क्योंकि आपको पता है जितने जीरो बनेंगे डिटरमिनेंट को सॉल्व करना उतना इजी मेरे लिए होता जाएगा। नहीं भाई एक रो में आप सोचो, एक रो में एक जीरो भी आ गया तो मेरे लिए एक स्टेप, वो 3 बार जो लिखता हूं उसमें से एक स्टेप पूरी जीरो हो गई अपने पास। तो पहली चीज मैक्सिमम जीरो बनाना है। नंबर 2, प्रॉपर्टी ऐसे सोच के लगानी है कि कुछ कॉमन आ जाए। आपको लग रहा है कि यार ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद इस रो में से ये चीज कॉमन आ सकती है, तो कॉमन ले लेंगे अपन। तो जितनी बार कॉमन आने के लिए कुछ काम करना पड़ रहा है अपन कॉमन कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड चीज, जैसे अब इस वाले क्वेश्चन में इसमें डायरेक्टली जीरो का भी नहीं समझ में आ रहा है और कुछ कॉमन कॉमन टाइप भी नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर नंबर्स को स्मॉल करने के लिए कि प्रॉपर्टी लगाने के बाद ये 40 और 89 या 198 जो मुझे दिख रहा है वो जितना छोटा हो जाए, जितना स्मॉल बन जाए मेरे लिए उतना इजी हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो अब मैं क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करता हूं। मैंने देखा कि ये वाले जो नंबर है, ये वाले जो नंबर है इसके डबल के आसपास दिख रहे हैं मुझे, इसके डबल के आसपास दिख रहे हैं 80, है ना।
178 और ऐसे ये 200 के आसपास दिख रहा है। तो सबसे पहली मैंने प्रॉपर्टी लगा दी बच्चों, सबसे पहली मैंने प्रॉपर्टी लगाई, दिस इज C3। बताओ तो क्या लिखना चाहिए, C3 माइनस 2C2, C3 माइनस 2C2 लिख दिया, है ना। तो C3 माइनस 2C2 लिखा, तो ये 18, ये सब ऐसा का ऐसा हो गया, ये भी ऐसा का ऐसा हो गया। अब आप मुझे बताते जाना क्या लिखना चाहिए, C3 माइनस 2C2, C3 माइनस 180, 178, 440 माइनस 200 400, 396। लिख सकते हैं, इससे डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो 18 हो गया, 40 हो गया, 89 हो गया, 40 हो गया, 89 हो गया, 198 हो गया, यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ पे 20 आ गया और यहाँ पे 44 आ गया। थोड़ा तो कम हो गया ना, देखो इतने बड़े जो नंबर थे वो इतने तो हो गए स्मॉल, है ना। नहीं वासु, गलत है आंसर। अब दूसरी चीज मैं क्या देख रहा हूं कि ये वाले जो नंबर हैं ये इसके डबल के आसपास दिख रहे हैं मुझे, ये वाले जो नंबर हैं वो इसके डबल के आसपास दिख रहे हैं। तो इसके डबल के आसपास है, तो फिर मैंने एक प्रॉपर्टी और लगाई। समझ में आ रहा है मैं कैसे सोच रहा हूं, क्या देख के लगा रहा हूं ये प्रॉपर्टी, है ना। हाँ एग्जैक्टली, वेरी गुड। तो अब बताओ तो क्या लिखोगे, C2 को लिखेंगे मतलब 40 माइनस 36, 89 माइनस 40 एंड 198 माइनस नंबर दूनी 180, 178, 18, 40, 89, 9, 20 एंड 44। फोर 80, सॉरी 80 होगा ना, डबल करा ना, 80 होगा, 9, 20, 9, 20, 40। ठीक है, देखो कितना इजी हो गया ना, कितना इजी हो गया, है ना, राइट। अब देखो, अब एक चीज और मुझे समझ में आ रही है, एक काम और कर सकते हैं तो और इजी हो जाएगा कि आप देखो ये वाले जो नंबर हैं इसके 4 टाइम के आसपास हैं, और या फिर एक काम करते हैं और इजी हो जाएगा, इसके डबल, इसका डबल कर दो। देखो 9 दूनी 18 और सॉरी 9 टू 18 माइनस 18 जीरो हो जाएगा। ठीक है, हाँ 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 हाँ, तो और इजी हो जाएगा। 4 टाइम से भी कर सकते थे लेकिन डबल से ज्यादा आसान हो जाएगा। मतलब मैं क्या लिखूं, बताओ बताओ तो क्या लिखना चाहिए, C1 को मैं लिख देता हूं C1 माइनस 2C3 लिख दे तो बताओ तो क्या हो जाएगा, C1 माइनस 2C3, 18 माइनस 18, 40 माइनस 40, 89 माइनस 88, 4 9 20, 9 20, 44 हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली अब देखो मेरे लिए डिटरमिनेंट कितना आसान बन गया है, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये 1 हो गया, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ पे 20 आ गया, यहाँ पे 20 आ गया, यहाँ पे 44 आ जाएगा। हाँ हाँ हाँ, वो सही था यार, आपका आंसर सही आ रहा था। वो वासु ने बताया था, किसने बताया था, वो आंसर सही था अपने पास। ठीक है, अब लास्ट में कभी भी आपको जब एक्सपांशन करना हो, लास्ट में, हाँ वासु वो सही था, लास्ट में जब भी आपको एक्सपांशन करना हो तो उस रो या उस कॉलम के अगेंस्ट में एक्सपांशन करना है जिसमें मैक्सिमम 0 आए, मैक्सिमम 0 आए। ठीक है, तो वैसे तो सीधे सीधे दिख ही रहा है। आप बोले कि यदि सेकेंड कॉलम में आया होता तो, सेकेंड कॉलम में आया होता तो अब मेरे पास तो एक ऑप्शन वो भी तो है कि मेरे को मान लो कॉलम 2 से एक्सपांशन नहीं समझ में आता है, तो मेरे पास एक प्रॉपर्टी है ना जिससे मैं कॉलम 2 को कॉलम 1 भी बना सकता हूँ और कॉलम 1 को कॉलम 2 भी बना सकता हूँ। अब तो वाली प्रॉपर्टी भी है,
तो कभी मान लो कॉलम 2 में डाउट आता है, कॉलम 3 में डाउट आता है, तो कॉलम 3 को मैं कॉलम 1 बना के फिर एक्सपेंशन कर लूंगा। तो अभी तो खैर सीधा सीधा एक्सपेंशन हो गया, 0 इंटू -0 इंटू +1 इंटू 80 -81, तो कितना आएगा अपने पास -1 -1। ठीक है, इन 3 स्टेप वी कैन, हाँ वो भी कर सकते हो। अब एक्चुअली क्या होता है, देखो अब ये जो मैंने करा है ना, दिस इज वन ऑफ द ऑप्शन जो मेरे दिमाग में आया है ना, दिस इज वन ऑफ द ऑप्शन जो मेरे दिमाग में आया। ठीक है, राइट। अब इसमें हो सकता है कि आपको कुछ लगे कि यार इसकी जगह सर अपन ये भी तो कर सकते थे कि ये जैसे अभी मान लो मेरे एक दिमाग में एक चीज और आई थी कि ये वाले जो नंबर हैं इसके 4 टाइम्स के आसपास हैं, 4 4 जा 16, 9 4 जा 36, ठीक है, 24 जा 80, वो भी कर सकते थे। इसमें मुझे ये फायदा हुआ कि डायरेक्टली 2 जीरो मिल गए, तो वो अपन कर सकते थे। ठीक है, राइट सर, इट इज डायरेक्टली बिकमिंग जीरो। कौन सी प्रॉपर्टी से जीरो हो रहा है ये? अनंता, अनंता आपने लिखा इट इज डायरेक्टली जीरो। कौन सी प्रॉपर्टी से जीरो हो रहा है बेटा? इन 3 स्टेप जीरो तो हो भी नहीं रहा है, वैसे तो जीरो तो होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, इन 3 स्टेप वी कैन ऑल्सो डू C1 माइनस 2C3, तो यही तो करा है मैंने, C1 माइनस 2C3 तो करा है, तो डायरेक्टली जीरो कैसे हो रहा है भाई? तीनों जीरो आते हैं तब जीरो बोलते हैं ना अपन, तीनों जीरो आते हैं तब जीरो बोलते हैं इन 3 स्टेप। थर्ड स्टेप की, ये फर्स्ट स्टेप है मेरी, ये सेकंड स्टेप है ना, और ये थर्ड स्टेप है। तो बताओ तो क्या बोलना चाह रहे हो आप? मैं नहीं समझा, कहां पे आपने डायरेक्टली जीरो कर दिया इसको? इन 2 स्टेप ये, तो C1 माइनस 2C3, C1 ये रहा और 2C, तो इसके बाद ही तो ये करा है ना, मैं समझा ही नहीं आपकी बात। इसके बाद ही तो ये करा है अपन ने, जीरो कहां हुआ? जीरो होने के लिए एक रो या एक कॉलम में सारे जीरो होने चाहिए। आप कोई पॉइंट पे कंफ्यूज हो रहे हो, मुझे नहीं पता आप क्या कंफ्यूज हो रहे हो। एक रो या एक कॉलम में सारे जीरो होने चाहिए। अपने पास ये प्रॉपर्टी लगा के 2 ही जीरो बन रहे हैं, तीनों जीरो नहीं बन रहे हैं, तो डायरेक्टली मैं जीरो नहीं बोल सकता। रो से भी तो शुरू कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, रो से भी शुरू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिमेट्रिकल है। जितनी चीजें अपन ने कॉलम से करी है उतनी ही चीजें रो से भी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बताओ बच्चों, अब आई कि नहीं समझ में? ऑपरेशंस कैसे लगाने हैं? सबसे काम क्या ये रहता है, एक तरह से देखा जाए तो सबसे काम क्या तो ऑपरेशंस ही रहता है, और सोचने वाली जो चीजें ऑपरेशंस में रहती है ना। लास्ट स्टेप आंसर कैसे निकाला? एक्सपांशन करके निकाला है, इसके अगेंस्ट में एक्सपांशन कर दिया, ये लिखा तो है एक्सपांशन लास्ट स्टेप में। बाकी तो मैंने एक एक चीज लिखी हुई है। फर्स्ट स्टेप में ये प्रॉपर्टी लगाई है, ये लिखा हुआ, ठीक है। सेकंड में ये प्रॉपर्टी लिखाई हुई है, पूरा मैंने तो मल्टीप्लाई करके भी लिखा है, इसलिए डायरेक्ट भी नहीं लिखा है। थर्ड में ये प्रॉपर्टी लगाई है, उसके बाद लास्ट में मैंने एक्सपांशन कर दिया। मोड नहीं लगाया, मोड, मोड कहाँ है भाई? मोड किसने बोला है? मोड कहाँ है, कहाँ लगा हुआ है मोड? मोड किस थोड़ी ना लगता है, मोड कहाँ लगता है? मोड किसने बताया? डिटरमिनेंट में तो मैंने अभी तक मोड वर्ड यूज ही नहीं करा है, मोड कहाँ पे लगता है? ठीक है, वो मुझे लग रहा है पता है, वो एक्चुअली मेरे को अब समझ में आ रहा है, वो मोड आप एरिया और ट्राइंगल निकालते हो ना, उसमें मोड लगाते हो, इसलिए आपको वो लग रहा होगा। हाँ, वो एरिया ऑफ ट्राइंगल में मोड लगाते हैं अपन, बाकी सॉल्व करने में मोड नहीं लगाते हैं अपन, आप उसमें कंफ्यूज हो रहे हो एक्चुअली। वो एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूले में मोड लगा रहता है वो, आपने यदि वो पढ़ा होगा डिटरमिनेंट का, इसलिए। ठीक है, चलो हाँ, अब एक बार इसको लिख लो पहले आपको, और एटलीस्ट ये ऑपरेशंस तीनों लिख लेना। ठीक है, चलो हाँ, 8 प्रॉपर्टी भी है, हालांकि 8 का बहुत ज्यादा काम तो नहीं आएगी, ठीक है, पर लेंगे अपन, अब नेक्स्ट क्लास में लेते हैं अपन। ठीक है, मेन प्रॉपर्टी लेकिन अपनी सारी हो गई है। ठीक है, मेन प्रॉपर्टी सारी हो गई है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में अपन क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, अच्छा बच्चों, एक चीज, एक मिनट, यदि देखता हूं मैं टाइम की सेटिंग बैठेगी ना,
क्योंकि अब अपनी कल परसों तो क्लास है नहीं, टाइम की सेटिंग यदि बैठेगी तो अपन संडे मॉर्निंग में क्लास रख सकते हैं, ठीक है ना। संडे मॉर्निंग बस वो लाइट वाइट चली जाती जनरली, तो मैं देख लेता हूँ। संडे मॉर्निंग में अपन एक एक्स्ट्रा क्लास रख सकते हैं, ठीक है, जिसमें अपन बस इसके क्वेश्चंस की थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। क्योंकि और टेस्ट अब की बार आप लोगों का कॉमन लेना है, आप लोगों का और फेज 1 का टेस्ट कॉमन लेना है, तो थोड़ा सा एक क्लास ले लेंगे तो फिर बराबर सा हो जाएगा ऑलमोस्ट, ठीक है ना। चेक करता हूं, मैं चेक करता हूं, मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, नॉट श्योर है ना, 100% नहीं है, मैं ग्रुप पे डाल दूंगा जो भी स्टेटस होगा, क्लास होगी तो भी डाल दूंगा, क्लास नहीं होगी तो भी मैं डाल दूंगा, ठीक है। चलो हाँ, नेक्स्ट क्लास से प्रॉपर्टी 8 कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। लिख लिया सभी ने? चलो, मजा आता है हाँ सिद्धांत। चलो जी, ओके, बाय बाय, फिर गुड नाइट, सी यू, ठीक है। संडे या मंडे को मिलेंगे। अब अंकित गौर सर आ गए हैं, चलो जी, अंकित गौर सर भी आ गए हैं, बहुत बढ़िया। थैंक यू ने सर। ओके सर। सर ये आज का रिकॉर्डिंग उस पे क्लाउड पे जा रही है क्या ये? सर अगर ऑलरेडी रिकॉर्डिंग क्लाउड पे होगी तो हो सकती है। हाँ वो एक्चुअली मैंने देखा भी सही, उसमें ऑप्शन भी नहीं आ रहा यार वो मैं क्लाउड। स्टॉप कर देता हूँ, आप क्लाउड से डाउनलोड कर लेना। हम्म।